हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। 3 सितंबर का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका कुछ क्वेश्चंस जो हमको मेमोरी बेस्ड पता चला, स्टूडेंट से ही जो पता चला है, आप ही लोग जो बताए हैं वही डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास नहीं कवर कर लिया जाता। अरिथमेटिक AM GM का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो बच्चों, इफ MAMs एंड 3 GMs, इस टाइप का ही क्वेश्चन दिया था। 3 GMs इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243 सच दैट, कुछ कंडीशन ऐसे दिया हुआ था कि G2 सेकेंड GM इज इक्वल टू 4th AM, मतलब सेकेंड GM किसके बराबर था? 4th AM के बराबर था, मतलब दूसरा GM 4th AM के बराबर था बच्चों। देन फाइंड तुमको बोल रहा था करने के लिए M, बहुत आसान है, बन जाएगा। मतलब MGM MAM इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी दो नंबर है उसके बीच में MAM इंसर्ट कर रहे हैं, और कितना GM इंसर्ट कर रहे हैं? 3 GM तो 3 इंसर्ट कर रहे हैं, आसान है। तो चलो पहले AM इंसर्ट करते हैं। AM इंसर्ट करते हैं A1 A2 A3 डैश डैश डैश। अपना कंसेप्ट वही है कि पहले टोटल अगर M इंसर्ट कर रहे हैं तो टोटल टर्म्स जो हो जाएगा वो M+2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास जो पहले जो तुम्हारे पास नंबर M इंसर्ट, दो नंबर तो तुम्हारा पहले से था 3 और 2 43, तो टोटल तुम्हारा हो जाएगा। और अगर ये AM है तो इसको AP होना पड़ेगा, तो इसको AP कर दो। और यहां से लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A+n-1 इंटू D, और 243 इज इक्वल टू 3, और n के जगह M+2 डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे M+2 है, टोटल टर्म M+2 है। और यहाँ से ये 3 इधर आएगा तो 40 हो जाएगा, और M+2 में से बन जाएगा तो M+1, तो D का वैल्यू आ गया 240/M+1। अब देखो बच्चों D आ गया, तो मतलब A4 का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला होता है A+4D, डायरेक्ट A+ND, और A का काम कर रहा है 3, और D का काम तुम्हारा जो अभी आया थोड़ा सा बड़ा सा आया है D, 240/M+1। सॉल्व अभी करने का जरूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। एंड अब अगला क्या बोल रहा है? 3 GM इंसर्ट करा, ये तो ज्यादा आसान है। कितना GM इंसर्ट कर रहे हैं? 3 GM। अगर ये GM है तो इसको GP होना पड़ेगा। अब इस बार जो टोटल टर्म तुम रहा है, इस बार तो गिनती कर लेंगे डायरेक्ट, टोटल टर्म्स जो हो जाएगा तुमका कितना हो जाएगा 5। 3 इंसर्ट कर रहे हैं, दो टर्म पहले से है, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है A × R की पावर n-1, और लास्ट टर्म तुम रहा है 243, और यहाँ से R का वैल्यू निकालना है, n यहाँ पे दिया हुआ 5-1, इसको काटोगे तो 81 कर जाएगा। और 81 को क्या लिख दो? 3 पे पावर 4 और R पे पावर 3, 3 9 27 81 80, तो R का वैल्यू तुम्हारा 3 आ गया। तो यहाँ से G2 निकालना है, क्योंकि यहाँ G2 का जरूरत है। यहाँ पे बोला है कि G2 जो है किसके बराबर है? A4 के बराबर है। तो G2 का फॉर्मूला हो जाएगा AR², और A तो तुम्हारा 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 27। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है G2 इज इक्वल टू A4, तो G2 तुम्हारा 27 आया है, और ऐसे भी कर सकता 3 9 27, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, और 27, और A4 थोड़ा सा लफड़ा वाला आया है 3 प्लस, ये आया है 3 + 4 इंटू 240 डिवाइडेड बाय आया है M+1। ये 3 को इधर लेकर आ जाओ तो 27 में से 3 जाएगा, 24 बचेगा। देखो इसलिए बोले थे कि मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन जी एग्जाम में देता है जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, बस दिमाग का यूज करवाता है। ये जो कहोगे कि ज्यादा पकड़ के कैलकुलेशन डाल दिया, नहीं डालता। और यहाँ से 24 से देखो डायरेक्ट 10 बार कट रहा है, और ये M+1 इधर आएगा, और ये 40 हो जाएगा, और M बराबर हो जाएगा 39। देखो कितना आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? तो बच्चा लोग सोचता है कि मतलब क्या आएगा नहीं आएगा, तो क्वेश्चन सब इसी टाइप का बेटा आता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है, आप ढंग से बनाओगे तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ये AM का दिया था, AM-GM से रिलेटेड दिया था। क्वेश्चन तो बिल्कुल तुम लोग को लग गया होगा। क्वेश्चन जो कहोगे कि कोई हार्ड है, हार्ड नहीं है। क्वेश्चन सब नॉर्मल ही पूछता है, जो तुमसे बनने लायक हो। हर हमेशा तुमको हम वही बोलते हैं कि कैलकुलेशन कभी नहीं करवाएगा। वो जब भी देगा तुमको बेटा, वो सोचेगा कि तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। और एक AP का क्वेश्चन जो फिर पूछा है, देखो क्या पूछा है, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज या सीक्वेंस, जो लिखना सीक्वेंस लिख देते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन का कोई खासियत बताइए। ये क्वेश्चन का खासियत क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप बोलेगा कि सर ये कोई खासियत होगा कि बहुत आसान है? हाँ, बहुत आसान है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन हम लोग मतलब पहले कर चुके हैं। पहले जेई का एग्जाम आया हुआ है। कोई भी सर अगर जेई का तैयारी करवाते हैं, क्लास में जरूर कराते हैं 11 12 में, पहले किया हुआ 20 19 1/3 18 2/3,
फिर एक बार क्वेश्चन जब इधर हाल फिलहाल में क्लास में करवाया मैं 20 19 1/4 करके करवाए हुए थे। अब नीचे 4 ना देके नीचे 5 दे दिया। अब इस क्वेश्चन, अच्छा और क्वेश्चंस लिखे ही नहीं है, डैश 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 एन टर्म्स इज 488, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच, इस टाइप का ही क्वेश्चन था, एग्जैक्ट हमको ही पता नहीं है, फॉर विच nth टर्म इज निगेटिव है। आई थिंक इस टाइप से ही कुछ लिखा हुआ था, मतलब n का जो वैल्यू आएगा उसके लिए nth टर्म निगेटिव होना चाहिए। और ये क्वेश्चन डिट्टो 20 19 1/3 18 2/3 इस टाइप जो करवाए थे उसमें बोले भी थे कि फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म, फिर 1 4 कर दिए थे, नीचे 4 डाल दिए थे क्लास में, तो सेम इस टाइप का ही क्वेश्चन आया था। अब यहाँ से बच्चों इसको क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 100/5, क्यों, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, 20 पंजा 100, क्यों, क्योंकि नीचे 5 दिया हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो 98। देखो अब बोलोगे सर हम बेवकूफ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, देखो बेवकूफ तुम लोग कितना बढ़िया से बन रहा है। सेम डिट्टो क्वेश्चन करवाए थे 20 19 1/3, वहां पे जो कॉमन डिफरेंस, ये तो 20 होगा, वहां कॉमन डिफरेंस आ रहा था -2/3, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस होगा -2/3 नहीं होगा, क्या होगा -2/3, डिट्टो क्वेश्चन है। अब बस वहाँ फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहे थे, यहाँ सम दिया हुआ है और सम SN दिया हुआ है 488, और यहाँ से हो जाएगा n/2 2a प्लस, चलो लिख देते हैं एक बार n-1 इंटू डी 488, और n को रहने दो, n तो निकालना ही निकालना है, 2a के जगह 20 रख दो, 20 n-1 और d के जगह रख दो -2/5 -2/5, क्यों, क्यों कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, n/2 इसको मल्टीप्लाई करो 40 और 2 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 5 गुना 10 200 सीधा, और -2n माइनस प्लस 488। अब यहाँ से शायद किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ज़्यादा आसान होगा, नहीं लोगे तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन बढ़ेगा, लेकिन जो कट रहा है उसको काटते क्यों दिमाग लगाएंगे, अगर काटते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अच्छा माइनस यहाँ n हो जाएगा +1, यहाँ 4 वहाँ 2n में से 2 आ गया, यहाँ से भी 2 आ गया, यहाँ से 2 यहाँ से 2, टोटल ये 2 और 2 कट जाएंगे, 2 और 2, और यहाँ नीचे एलसीएम में एक चीज़ मिस हो गया है, यहाँ नीचे में एलसीएम 5 होगा बच्चों, और एलसीएम में जब 5 होगा तो इस 5 को भी ढोना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड लग रहा है, तो n माइनस n प्लस 101, और इसको 5 को इधर लेके जाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, मुसीबत पूरा है क्वेश्चन से। अब यहाँ से -n² हो जाएगा प्लस 100n हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो 40 हो जाएगा, फिर 40 4 44 हो जाएगा, 5 20, अब 20 4 24 हो जाएगा, 8 पंजा 40, 4 फिर 40 4 44, 4 फिर 24। अब ये n² को -n² उधर जाएगा प्लस n, ये 101n और माइनस है तो उधर प्लस ही रहेगा। अब इसका फैक्टर करना है, और 101 पुराना है तो इसका फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छके 24 हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं 10 से कर देते हैं, पहले बाद में तोड़ लेंगे, 10 से कर लेते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। 4 61 तो फिर टूटेगा नहीं, 61 फिर से नहीं टूट सकता, बढ़िया हुआ 10 को 40, चलो आसानी कैलकुलेशन था, इतना भी हार्ड नहीं था, तुरंत फैक्टर बन रहा था। n कॉमन लेंगे तो n - 40 - 61 n - 40 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा n - 40 और n - 61 बराबर 0, और यहाँ से n का वैल्यू आएगा एक 40 और एक 61 आएगा। तो इतना तो हमको पता चल रहा है कि 40 से तो निगेटिव नहीं आएगा, लेकिन 61 से पक्का निगेटिव आएगा बच्चों, इसको एक बार ढंग से लिख लो। अब क्या करते हैं, हम वैसे चाह रहे हैं कि डायरेक्ट जो है n40 वही वाला कर लेते हैं, फाइंड द टर्म विच निगेटिव, मतलब ऐसा n चाहिए जिससे कि टर्म क्या हो, निगेटिव हो, तो हम लोग को निगेटिव पे फोकस करना है। तो मतलब तुमको T40 भी निकालना है और T61 भी निकालना है, तो निकालो। T40 का फॉर्मूला हो जाएगा, और D तो तुम्हारा -2/5 डिक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग जब रहता है ना तो वो जीपी डिक्रीजिंग एपी और जीपी निगेटिव की तरफ घुस रहा है। और यहाँ से जब बेटा सॉल्व करोगे तो 100 हो जाएगा 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 78 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बीच में, डिवाइडेड बाय 5, तो सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 22/5, यही कुछ आएगा। लेकिन हमको ये तब काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको एक ऐसा टर्म निकालने बोला जो निगेटिव हो, तो T61, तो 20 + 61 - 1 और -2/5, इस बार तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुना माइनस आगे आ गया, काटोगे तो कितना बार कटेगा, तो कितना आया -4। अब
एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या पूछा है हमको नहीं पता है। अगर बोला होगा कि n का वैल्यू बताओ तो n का वैल्यू हो जाएगा 61। क्यों? क्योंकि ऐसा n का वैल्यू बताना जिसके लिए टर्म निगेटिव हो। फिर दूसरा क्या बोला है कि अगर बोला होगा कि टर्म का वैल्यू बताओ, निगेटिव टर्म का वैल्यू बताओ, तो पॉजिटिव आया 22/5 वो नहीं चलेगा, बोला था निगेटिव शायद बोला था, जो भी हमको बच्चा जानकारी दिया। तो -4 आएगा टर्म का वैल्यू। अगर बोलेगा ऐसा n का वैल्यू बताओ जिसके लिए कि टर्म निगेटिव हो, तो 61 और 40 दोनों रहेगा, हम लोग 61 मारेंगे क्योंकि 61 के लिए निगेटिव आ रहा है अगर n का वैल्यू पूछेगा। और अगर टर्म का वैल्यू पूछेगा तो माइनस। एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, हम लिखे हुए क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन जो है क्या था, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। बोला है कि लेट लेमडा स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेमडा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस whose roots are lie between 0 and 1। लेकिन whose one root लिख देते हैं, whose one root शायद बोला था, whose one root is exactly lie between 0 and 1 then find range of lambda। मतलब एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत आसानी क्वेश्चन है, जिसका रूट जो है एग्जैक्टली वन रूट, मतलब एक तो वो जो पहले लिख रहे थे रूट, तो दोनों रूट लाई कर रहा था, लेकिन हमको एग्जैक्टली वन रूट लाई करवाना। अब देखो क्वेश्चंस का अगर सॉल्यूशन पाओगे तो इसमें एक बहुत अच्छा चीज जेई वाले लिख के दिया है एनटीए वाला, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेमडा एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, माइनस प्लस 2 बराबर 0। देखो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि लेमडा स्क्वायर तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। तो लेमडा स्क्वायर अगर पॉजिटिव होता है प्लस 1 है, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 भी पॉजिटिव होगा। तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। एक तो क्लियर हो गया, ग्राफ का मुंह ऊपर बनेगा। अब क्या लफड़ा है कि बोला है कि एक रूट मतलब 0 और 1 के बीच में करा दे, 0 यहाँ होगा 1 यहाँ, तो अल्फा लाई करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 0 यहाँ हो और 1 यहाँ हो, दूसरा रूट यहाँ लाई करे, तो ये बीटा मान लो। तो कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा लाई करेगा कि बीटा लाई करेगा। अगर पहला रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, तो ये एक रूट अगर 0 यहाँ होगा तो 1 यहाँ होगा, तो उसके बीच में एग्जैक्ट एक ही रूट लाई करना चाहिए। और अगला जो है 0 1 यहाँ हो सकता है, 0 यहाँ आ गया 1 आगे चले गया, क्योंकि और 0 तो पहले ही लिखाएगा क्योंकि 0 नंबर लाइन में पहले आता है, 1 बाद में आता है एक रूट। अब देखो यहाँ से, और ये ग्राफ ढंग से नहीं बना, ऐसे जाएगा दिए, यहाँ से अगर करोगे तो F0 निगेटिव आएगा और F1 जो है F1 पॉजिटिव आएगा। और यहाँ से जब करोगे ये ऊपर ग्राफ को कट करेगा, तो यहाँ से F0 पॉजिटिव आएगा और F1 निगेटिव आएगा, मतलब एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है। तो F0 जो है तुम्हारा पॉजिटिव होगा और F1 निगेटिव होगा। और F0 इस बार निगेटिव हो रहा है F1, लेकिन एक चीज हमको दिख रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 होगा। ऊपर F0 ग्रेटर देन पॉजिटिव हो रहा है, ये लेस देन निगेटिव हो रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव उल्टा हो रहा है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, मतलब हमको एक ऐसा कंडीशन अप्लाई करना है जिससे दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो प्रोडक्ट जो है F0 और F1 का हमेशा लेस देन 0 हो रहा है। तो एक बार क्या करो, इक्वेशन में x के जगह 0 रख दो, तो 0 - 0 प्लस 2 आ जाएगा। फिर x के जगह 1 रख दो, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लेमडा प्लस 2 लेस देन 0। ये तो 2 का 2 ही रहेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3, तो 2 तो पॉजिटिव है ही, यहाँ से फैक्टर करोगे तो लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 1 लेस देन 0। तो लेमडा का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा, 1 से 3। लेमडा का वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, 1 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो ये लेमडा का तुम्हारा रेंज आ गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया था ये भी जनरल टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। तो ये तुम्हारा 11th बेस्ड क्वेश्चन था, 11th क्लास का बेस्ड क्वेश्चन था। इसी में एक जो है तुम्हारा बायनोमियल का क्वेश्चन दिया, और बायनोमियल थ्योरम का बच्चों जो आगे एग्जाम में अपियर होने वाला है, तो ध्यान रखना है कि ये तुम्हारा अगला लेक्चर में भी, मतलब हर पेपर में आ रहा है, मतलब जितना भी शिफ्ट का पेपर अभी तक हमको बच्चा से जानकारी मिला है, हर पेपर में बायनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी इंडिपेंडेंट टर्म का ही आ रहा है। जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सबका सब इंडिपेंडेंट टर्म का ही आ रहा है। क्या है क्वेश्चन देखो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म in the expansion of 3x square by 2 minus 1 by 3x, आई थिंक यही दिया हुआ है, 3x square by 2 minus 1 by 3x की पावर 9 इज दिया हुआ है लेमडा।
और देन फाइंड कुछ ऐसे करने बोला था जिससे कि इंटीजर टाइप या क्या था नहीं था पता, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 18 लैम्डा फाइंड करने बोला। और ये क्वेश्चन बाइनोमियल का हर पेपर में आया, जितना भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ सब शिफ्ट में आया ये। हम तो डायरेक्ट आर का फॉर्मूला याद किए हुए हैं, बच्चा लोग अपना कोचिंग में याद कराते हैं। यहाँ 1 है अल्फा, डायरेक्ट हम याद करवाए ए एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बीटा की पावर एन रहता है, आर बराबर होता है एन अल्फा माइनस एम डिवाइडेड, बनाने का कोई जरूरत नहीं, तो जिसको बनाना है तो टी आर प्लस 1 करके बनाओ। एन का वैल्यू यहाँ 9 दिया हुआ है, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा कितना, सही जा रहे कि नहीं जा रहे, एन अल्फा माइनस, अच्छा एम के जगह 0 देना है, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट टर्म बोल रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म बोल रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करना, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स लिखना है तो एग्जैक्ट लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स दिया है, मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक्स कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो 18/3 तो कितना हो गया 6, मतलब ये आर का वैल्यू अगर 6 आया तो टर्म जो है 7 होगा, लेकिन हमको टर्म का जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट निकालो इसका, तो 9c6 रख देंगे डायरेक्ट, आर का वैल्यू 9c6, और x को तो पकड़ना ही नहीं है, दिस माइनस दिस तो कितना हो जाएगा 3, और दूसरा पे पावर जो है सिर्फ कोएफिशिएंट पकड़ रहे हैं क्योंकि x को तो पहले ही मार चुके हैं, बराबर कितना था लैम्डा, 9c6 को हम लोग लिख देंगे 9c3, और ये 27/8, और ये पावर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा तुमको 3 की पावर, इसको लिख देते हैं 3 पे 27 इंटू 27, एक 27 खत्म हो जाएगा। और 9c3 को ओपन करने का एक बहुत बेस्ट तरीका है मार्केट में कि 9 को उल्टा 3 टाइम लिखते हैं, तो क्लास में भी ये बात डिस्कशन हमेशा करते हैं कि 9 को हम लोग 3 टाइम्स उल्टा लिख देंगे, आराम से तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। तो 9 को क्या लिख देंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे में तुम्हारा जो है 1/8 बच गया, 1/27 लेमडा, और यहाँ से अगर काटोगे ये 8 कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा, और 7 3 3 9 2 18। अब तुम लोगों को शायद पता चल गया होगा कि इसका कोफिशिएंट को बोला लेमडा के बराबर होगा, और आंसर में 18 लेमडा पूछा है, क्यों पूछा है पता चल गया होगा, तो 18 लेमडा का वैल्यू 7 आ जाएगा आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा। तो ये 11 बेस्ड पेपर था, बहुत आसानी क्वेश्चन सब आया था, कोई हार्ड क्वेश्चन सब नहीं आया था बच्चों, एक क्वाड्रेटिक का आया था, एक बाइनोमियल का आया था, एक एएम-जीएम का क्वेश्चन आसान आया था। ठीक, अब एक क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा है कोऑर्डिनेट से जो पूछा है, तो कोऑर्डिनेट का भी क्वेश्चन अगर जो बच्चा आगे एग्जाम देने वाले हो तो हर पेपर में कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आया है, वो भी किसका, इलिप्स और हाइपरबोला, इलिप्स हाइपरबोला हर क्वेश्चन में। प्रीवियस 2 सितंबर का शिफ्ट जो दिया था उसमें क्या दिया था, उसमें पूछा था सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कुछ करके दिया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है बच्चों देखो क्या दिया है, कोई एक इलिप्स है, लेट x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी एन इलिप्स, एक कोई इलिप्स दिया हुआ है, कोई इलिप्स दिया हुआ है, एंड x स्क्वायर बाय 16, दोनों में b का ही प्रयोग किया गया है, x स्क्वायर बाय 16 माइनस इज इक्वल टू 1, बी ए हाइपरबोला, एक हाइपरबोला दिया हुआ, एंड इसेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर E1 एंड E2 दिया हुआ है, सच दैट कुछ कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि E1 E2 का प्रोडक्ट जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, यही टाइप का क्वेश्चन था, E1 E2 का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। और बोला है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ इलिप्स, इफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स के फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस है इज अल्फा, एंड दैट ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का जो दिया हुआ है हाइपरबोला इज बीटा, हाइपरबोला का फोकाई का डिस्टेंस बीटा दिया हुआ है, और पूछ रहा है देन अल्फा कोमा बीटा क्या होगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया, बहुत आसान है। इलिप्स बना देते हैं, ये इलिप्स हो गया, और ये इलिप्स जो भी है एक्स स्क्वायर बाय तुम्हारा 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला लगा देते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि सेंट्रिसिटी 1 का छोटा होता है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि पहला का सेंट्रिसिटी E1, और यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो E1 स्क्वायर और ये 1 रहेगा, E1 स्क्वायर इधर आ गया, और ये बी स्क्वायर बटा 25 किधर चल जाएगा उधर, तो बी स्क्वायर बटा 25, लेकिन प्लस से ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अगला हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी E2 दिया है, तो हाइपरबोला का भी एसेंट्रिसिटी का कंडीशन लगा देते हैं, तो उसका ए स्क्वायर को 16 दिया हुआ है, और बी स्क्वायर सेम एज इट इज, दोनों में बी स्क्वायर का ही यूज किया है।
अब बच्चों यहाँ से क्या करते हैं, हाइपरबोला का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा क्योंकि वाई वाले में निगेटिव लगा हुआ है। तो यहाँ से बच्चों बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया है, इस बार 25 नहीं दिया, 16 और ई स्क्वायर माइनस 1। क्यों? क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है वो बड़ा होता है 1 से हाइपरबोला का। तो यहाँ से E2 है, ये क्या है E2 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 16 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, माइनस 1 इधर आया प्लस। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है, बहुत आसान है, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, लेकिन E1 E2 1 दिया होगा। और यहाँ पे बच्चों आया है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 25। इसको भी सजा के लिखना तो लिख सकता है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 16 बराबर 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 होगा, फिर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर बाय 25 प्लस बी स्क्वायर बाय 16 माइनस बी स्क्वायर बाय 25 गुना 16 बराबर 1। 1 और 1 तो कट ही जाएगा, क्लियर। अब लफड़ा क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाने में ये 1 और 1 मल्टीप्लाई हो 1 तो कट गया, लेकिन अब कैसो करके तुमको बी स्क्वायर यहाँ से निकालना। तो अब क्या करते हैं, ये कट के तो यहाँ 0 हो गया, कट के बचाएंगे 1 और 1 प्लस माइनस कट हो गया, 0 बच गया। टोटली जगह से हमको दिख रहा है कि बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक। और अगला क्या हो रहा है, जब बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 1 बाय 25 और यहाँ बचेगा 1 बाय 16 और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बाय 25 गुना 16 बराबर 0। तो बी स्क्वायर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है, ये तो कट गया, बचेगा क्या, इसको सॉल्व करो। माइनस 16 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 25 गुना 16, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस था, इसको उधर लेके जाओ, बी स्क्वायर बाय 25 गुना 16 तो प्लस हो जाएगा, 16 में से 25 जाएगा 9 और ये कट जाएगा तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। तो आसानी कैलकुलेशन था, बी स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया। अगर बी स्क्वायर का वैल्यू 9 आ गया तो बी का वैल्यू तुम लोग 3 ही लेंगे, प्लस माइनस 3 नहीं लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे। मतलब दोनों इक्वेशन का कुछ ना कुछ आ गया है बी। अब मतलब एग्जैक्ट तुम्हारा हाइपरबोला तुमको पता चल जाएगा और इलिप्स पता चल जाएगा, लेकिन फोकाई के बीच का डिस्टेंस होता है 2a, लेकिन लफड़ा यहाँ पे क्या है कि b आया। अब इसेंट्रिसिटी, एग्जैक्ट इसेंट्रिसिटी E1 निकालो, रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर के वैल्यू 9 आया है तो 9/25 तो कितना हो जाएगा 4/5। अब E2 निकालो, E2 क्या हो जाएगा 1 प्लस 9/16, तो सॉल्व करोगे 16 9 25 तो E2 स्क्वायर है, तो E2 हो जाएगा रूट अंडर 25/16, मतलब ये आ जाएगा 5/4। सही है, देख रहा उल्टा 4/5 और 5/4 कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 2a, यहाँ भी बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2a। E1 लिख दो, यहाँ E2 लिख दो। यहाँ पे 2 और a का काम जो कर रहा है, यहाँ पे b 5 कर रहा है और यहाँ पे 4/5 कट के कितना आ जाएगा, अल्फा मतलब फोकाई के बीच में डिस्टेंस 2a, यहाँ होता है माइनस a, यहाँ होता है प्लस a, माइनस a, 0 प्लस 2a। और यहाँ पे 2, यहाँ पे a का काम जो तुम्हारा कर रहा था हाइपरबोला में 4 काम कर रहा है, क्योंकि हाइपरबोला की इक्वेशन दिया हुआ था 4 और ये दिया हुआ 5/4, ये कट गया कितना हो गया 10। मतलब आंसर आ गया अल्फा कॉमा बीटा। आसानी क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में दिया है, इलिप्स और हाइपरबोला का क्वेश्चन हर पेपर में दिया है। और क्वेश्चन जो है सब आसानी दिया, क्वेश्चन जो कहोगे कोई हार्ड दिया है और हर पेपर में इलिप्स हाइपरबोला। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अगला पेपर समय भी आएगा, इलिप्स हाइपरबोला मिला के ही क्वेश्चन दे रहा और पाराबोला कवर कर रहा। और पाराबोला जब भी कवर कर रहा है तो पाराबोला का क्वेश्चन तुमको आ रहा है किसमें, एरिया में पूछ रहा है पाराबोला का। अब एक क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ था इंटीग्रेशन का, I इज इक्वल टू 0 से हाफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 और इज इक्वल टू आई थिंक k/6 दिया था। देन फाइंड, कुछ ऐसे बच्चा बोला कि सर देन फाइंड k बोल रहा था, तो बात की बात है कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, एक तो हम बोले थे कि हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, लेकिन ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी है, अगर तुम एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो वहां 2x dx एक x बच जाएगा। ये लफड़ा कर रहा है तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका अगर हमको दिख रहा है तो सबसे आसान तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पुट कर देंगे साइन थीटा, ये मार्केट में सबसे अच्छा चलता है, और dx बराबर हो जाएगा साइन का cos थीटा d थीटा। लेकिन जब ये पुट कर रहे हो तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो अगर x का वैल्यू 0 रखोगे तो थीटा का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 1/2 रखोगे तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री, π/6 30 डिग्री π/6। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, i बराबर 0 से पहले 30 जा रहा था 30 डिग्री जाएगा π/6 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा dx की जगह भी तो चेंज करना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन चेंज होगा।
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे पावर यहाँ 3/2 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना मजेदार बनने जा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और पावर 3/2 है तो कट के यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ से 0 से ये π/6 आएगा तो एक कॉस को तो खा ही जाएगा, एक कॉस को खा के ये कॉस स्क्वायर बचेगा, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर, और 0 से क्या हो जाएगा π/6। लेकिन tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। देखो मतलब दिमाग लगा के लास्ट क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया। और tan स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और 0 से π/6, और जब π/6 रखोगे तो ये हो जाएगा tan π/6 माइनस π/6, और 0 रखोगे तो tan 0 0, ये भी 0 हो जाएगा। और tan π/6 का वैल्यू होता है कितना, कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर कुछ कहीं छूटा है तो बाबू देख लेना, कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। tan इसका होता है 1/√3, और इसका होता है कितना π/6, तो π/6 ही रहेगा। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना 6, नहीं एलसीएम ढंग से लेना है तो एलसीएम तो यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 2√3 माइनस पाई। अब देखो सेटिंग करके दिया था, मतलब k/6 इसलिए दिया था क्योंकि हमको k का वैल्यू चाहिए, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2√3 माइनस पाई आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत आसान था। एक इसी में इंटीग्रेशन में साइन अथी का आया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स करके दिया था, उसको भी हम बच्चों डिस्कशन कर लेते हैं। जो भी हमको क्वेश्चन जानकारी मिल चुका है उसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अभी बेटा नहीं बोल सकते हैं एग्जैक्ट क्या आया था। एक क्वेश्चन इस टाइप का बच्चा बोला है, इफ साइन इनवर्स √x डिवाइडेड बाय √1 प्लस x dx, इस टाइप का ही क्वेश्चन था, साइन इनवर्स √x डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे दिया था ax प्लस tan x, आई थिंक यही दिया था, ax प्लस tan√x दिया था, और प्लस bx प्लस c, इस टाइप, मतलब ax और bx कुछ फंक्शन है वही पूछ रहा है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि यहाँ ऑप्शन में √x दिया, अब ये √x tan इनवर्स √x शायद मल्टीप्लाई में है ax के साथ, आई थिंक ये जो है ना, शायद हमको एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये शायद यहाँ पे मल्टीप्लाई में है tan इनवर्स √x प्लस bx प्लस c, इस टाइप से शायद। अब यहाँ से मेरे दिमाग में आया कि ऑप्शन में tan इनवर्स साइन इनवर्स दिया हुआ और आंसर में tan इनवर्स मांग रहा, मतलब इसको चेंज कर देते हैं। ये अगर अल्फा होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, इसको सॉल्व करोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से ये घटेगा, x कट के 1 आएगा तो 1 का √1, मतलब इंटीग्रेशन को ही चेंज कर देते हैं, ये बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स √x dx। देखो मतलब कितना दिमाग लगा के क्वेश्चंस देता है, बस तुमसे दिमाग का यूज करवा रहा है, मतलब क्वेश्चन चेंज होके हो गया तुम्हारा tan इनवर्स √x। अब यहाँ पे लफड़ा है, तो उसका बनाने का बहुत सारा तरीका है। एक तो क्या करते हैं सर, tan इनवर्स √x को t मान लीजिए, ये भी एक तरीका है। या दूसरा तरीका एक मार्केट में और है कि सर यहाँ पे क्या करिए, जब भी आएगा तो यहाँ एक 1 लगा दिया जाता है, क्योंकि और आई लेट, तो ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन होता है, क्योंकि आई लेट तो ये सेकेंड फर्स्ट फंक्शन होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और ये सेकेंड, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है इसलिए वो फर्स्ट ही होता है। तो रूल होता है कि फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन, और जिसका इंटीग्रेशन हो गया है उसका होगा ही होगा, फिर से पूरा का इंटीग्रेशन, प्लस में सी लास्ट में लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना। और 1 का इंटीग्रेशन x, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस x, और √x का हो जाएगा 1/2 चेन रूल, और यहाँ से x दी। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा ये आएगा कि उसको सॉल्व करना थोड़ा मुसीबत है, लेकिन इतना भी ज़्यादा बड़ा मुसीबत नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, ऊपर में जो तुम्हारा x है अगर कुछ हो जाए तो एक दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा x को दिमाग क्या लगाएंगे, ये x को काटेंगे तो ऊपर √x बच जाएगा, और ये 1 प्लस x, ठीक। अब 1 प्लस x को लिख देते हैं √x का होल स्क्वायर। वन प्लस एक्स को ये लिख सकते हैं, x को √x का होल स्क्वायर, और √x को t मान सकते हैं, यहाँ से कुछ कुछ भांज बैठ जाएगा। √x को t मानते हैं तो 1/2 √x dx बराबर dt हो जाएगा, और यहाँ से dx बराबर हो जाएगा 2 √x dt, और √x को t माना है तो 2t कर दो। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको I1 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं I1 को। ये √x को t माना है तो ये t हो जाएगा, और ये 2t dt, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x है तो t स्क्वायर, और ये 2 जो है आगे रहेगा ही रहेगा, और ये 2 कट जाएगा। ऊपर में टी स्क्वायर बना, चलो एक स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो उड़ाने के पक्ष में थी।
इसको लिख दो टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन लिख दो, क्या क्योंकि ऐड कर दिए, डिवाइड करना, और इसको लिख दो टी स्क्वायर प्लस वन, और डिवाइड करोगे तो ये वन हो जाएगा और ये वन बाई टी स्क्वायर प्लस वन। अब देखो डिवाइड करने से दोनों का प्लस माइनस वन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन टी और इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टी के जगह तुम रूट एक्स माने थे और इसको टेन इनवर्स रूट एक्स माने, तो ये तुम्हारा आई वन आ गया। अब आई वन का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे जरूरत था वहाँ पे पुट कर देंगे, थोड़ा सा मिटा रहे हैं बाबू। अब क्या करते हैं, देयरफॉर एग्जैक्ट जो तुम्हारा आई था ये हो जाएगा एक्स टेन इनवर्स माइनस, और ये जो निकाला है क्या निकाला, रूट एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, लास्ट में तो सी देना ही देना है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो बढ़िया है, सही लिखे थे। अब ये रूट टेन इनवर्स एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट वन है तो एक्स प्लस वन, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी। देखो सही बोले थे ना, मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई में होगा तभी ना कुछ होता है, वो एक्स बी एक्स तो सेम ही हो जाता है, ए एक्स बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वन और बी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस में लफड़ा हो सकता है ऐसा अगर क्वेश्चन में कोई चेंज हो। तो यही सब टाइप का क्वेश्चन देखो जेईई के एग्जाम में आता है, वो हम लोग बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और भी एक दो क्वेश्चन इस टाइप से आया था, उसको बनाइए। एक क्वेश्चन देखो 12 बेस्ड क्वेश्चन ही है, इतना मतलब लल्लू टाइप का क्वेश्चन आया है कि मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, चेंज कर रहा है सरफेस एरिया, मतलब मूड खराब हो जाता है, ऐसा सब क्वेश्चन नीचे एग्जाम आता है। ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट आई थिंक दिया हुआ था, इंक्रीजिंग एट द रेट 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देन फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम मतलब उसी का वॉल्यूम क्यूब का वैल्यू, व्हेन रेट इसी टाइप से कुछ दिया हुआ था, इट्स लेंथ ऑफ साइड, इट्स लेंथ ऑफ साइड इज दिया हुआ था शायद 10 सेंटीमीटर, जो भी है 10 सेंटीमीटर। देखो कितना लल्लू क्वेश्चन था, ये सबसे बकवास क्वेश्चन था पेपर का, ये तो बनना ही चाहिए, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बनाओगे जी सेलेक्ट नहीं हो पाओ। सरफेस एरिया दिया है ds बाई डी टी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ds बाई डी टी, और इसका फॉर्मूला पूरा बच्चा जानता है 6a स्क्वायर होता है, और ये 3.6 अब छोड़ देते हैं, ये यूनिट को ढोना, 6 को आगे करो, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a da बाई डी टी, और ये 3.6, देयरफॉर ये 6 दूना 12 हो जाएगा, तो da बाई डी टी अभी हम कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट सिर्फ 12a लिख देते हैं, ये आ गया da बाई डी टी। अब बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम अगर निकालने बोल रहा है तो वॉल्यूम का चेंज का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दो a क्यूब होता है, और इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, चेन रूल लगेगा da बाई डी टी। अब 3a स्क्वायर और ये da बाई डी टी जो निकाला था ना उसको डिट्टो छाप रहे हैं, 3.6 डिवाइडेड बाई 12a, ठीक, ये एक को काट देगा, ये 4 बार कटेगा, फिर ये 0.9 हो जाएगा, और a का वैल्यू देखो 10 दिया हुआ है। आई थिंक लगता है ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में दिया हुआ था, तब जाके वो 10 से मल्टीप्लाई किया था, 10 सेंटीमीटर दिया था, जिससे कि 9 आया, तो ये इंटीजर टाइप में 9 मार देंगे आराम से। ये क्वेश्चन देखो, मतलब ये क्वेश्चन पूरा 12 बेस्ड में, मतलब बोर्ड सोर्ड में आता है ये सब क्वेश्चन की सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कितना होगा। अब एक क्वेश्चन बाइनोमियल का तो वो पूछा था सेकंड शिफ्ट 3 सितंबर का सेकंड शिफ्ट जो एग्जाम हुआ था, एक क्वेश्चन बाइनोमियल का वो पूछा था लेम्डा का इंडिपेंडेंट टर्म, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो भी बहुत आसान था। क्या बोला था, फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर शायद पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, आई थिंक यही पूछा था, 3 डिजिट नंबर शायद पूछा था, उसका डिजिट का सम शायद ऐसे कुछ दिया था, एंड देयर सम ऑफ डिजिट या सम ऑफ देयर डिजिट इज शायद दिया था 10, ये दिया, मतलब फाइंड दी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, मतलब 3 डिजिट का नंबर चाहिए एक्स वाई जेड, और तीनों सम ऑफ दियर डिजिट जो भी लिखना, दियर सम ऑफ डिजिट या सम ऑफ दियर डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, उतना अंग्रेजी के पीछे नहीं भागना, सम ऑफ दियर डिजिट इज, मतलब ये 3 डिजिट का नंबर
और तीनों डिजिट का नंबर है। एक लफड़ा है कि 3 डिजिट का है, तो यहाँ पे तो तुम जीरो कभी भर ही नहीं सकते हो, परमुटेशन लगाना पड़ेगा। अब जीरो नहीं भर सकते हो, मतलब ये x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, y चलेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। मतलब 100, जैसे तुमको 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तुमको 100 बनाना है, कुछ ऐसा बनाना, जैसे कि बना दिए 901, तो 901 9 1 10 हो गया, मतलब पहला डिजिट लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर पहला डिजिट जीरो हो गया तो लफड़ा कर देगा। तो ये और टोटल डिजिट का तुमको सम दिया हुआ है कितना, 10, तो ये तो ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 0। और बेगर्स रूल जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये ग्रेटर देन 1 को क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 10 माइनस 1 कर देंगे। अब सबको ग्रेटर देन 0 बना देंगे, मतलब क्या किए हम, x को 1 पहले ही दे दिए, अब जाके गड़बड़ नहीं हो। और ये बेगर्स रूल लगाने से फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो 9 प्लस 3, 9 को 3 नंबर में बांटना है। अब जो भी बांटना जिससे सम अपना पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और 12 11 सी 2, इसको 2 बार उल्टा लिख दो, 11 गुना 2 गुना तो कितना हो जाएगा, 2 पंचा 10, 11 55। तो ये आपका पेपर था, और यही सब देख रहे हैं, इलिप्स, हाइपरबोला, बायनोमियल का क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, इंटीग्रेशन, एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का, सब नॉर्मल क्वेश्चन सब आ रहा है, आराम से बनाना है। और ये सब क्वेश्चन जो इजी टाइप का था, एपी का भी क्वेश्चन हम इजी ही मानते हैं, क्वाड्रेटिक का भी, सब नॉर्मल क्वेश्चन है। और हम लोग को मतलब कम से कम तो 45 क्वेश्चन तो चुन के बनाना ही बनाना, फिर बाकी बात आगे अटेम्प्ट करना अच्छा रिजल्ट करने के लिए। तो एक बार जो भी बच्चे हैं जो आगे एग्जाम देने वाले हैं, जो नहीं दिया, एक बार बढ़िया से इसको देख लेना है। और बाकी बात जो अपना क्लास में भी 11 12 का जो क्लास कर रहा है, वो सभी बच्चा को ये लेक्चर देखना है, समझना है, और कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कि हम लोग भी निकाल सकते हैं अगर 1 साल मेहनत करोगे बेटा। तो ठीक है, थैंक यू। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है। फिर आगे का जो भी लेक्चर, जो भी एग्जाम होगा, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, जो भी हमको पेपर आएगा, जो स्टूडेंट बताएगा, स्टूडेंट तो यहाँ मेमोरी बेस्ड ही आता है, जो भी स्टूडेंट बोलता है उसी को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस भी सॉल्व वही कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। तो बाकी बात जब जेईई का एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब एनटीए वाले पेपर अपलोड कर देंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।